नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सभा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है आधे अधूरे नाटक, जो मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार मोहन राकेश ने इस नाटक का प्रकाशन 1969 में किया और इस नाटक की जो मुख्य विषय है या जो मुख्य प्रतिपाद्य है वो मध्य वर्ग पर चित्रित है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन पात्र रहे हैं और इसकी पूरी जो कथा है, इसका पूरा कथानक है, उसकी आज हम मूल पाठ पर चर्चा करेंगे, उसका वाचन शुरू करेंगे। तो इसमें जो पात्र हैं, 4 पुरुष हैं, 1 स्त्री है और 3 बच्चे हैं। 4 पुरुषों के रूप में प्रथम पुरुष महेंद्रनाथ, जो सावित्री स्त्री है उसका पति है। दूसरा सिंघानिया, जो सावित्री का बॉस है। तीसरा पुरुष जगमोहन, जो सावित्री का मित्र है। और चौथा पुरुष है जुनेजा, जो महेंद्रनाथ का मित्र अर्थात सावित्री के पति का मित्र, साथ ही सावित्री का भी मित्र है। ये 4 पुरुषों की चर्चा इस नाटक में हुई है और जो मुख्य नायिका है सावित्री, जिसके चारों ओर ही ये पूरी कथा घूमती है। इनकी जो बेटी है, सबसे बड़ी बेटी बिन्नी, वह भागकर शादी कर लेती है, जो भी अपनी माता के मित्र के साथ अर्थात सावित्री के मित्र के साथ। और दूसरा इनका बेटा है जो 21 वर्ष का है, अशोक। और तीसरी किन्नी सबसे छोटी बेटी है, जो बड़ी बाचाल है और बदतमीज हो गई है। ये सभी पात्र इस नाटक के मुख्य पात्र हैं। और इनके अलावा भी नाटक में 2 पात्रों के केवल नाम आए हैं। एक तो बिन्नी, जो बिन्नी का पति है मनोज, और दूसरा नाम आया है शिवजीत का, जो केवल मौखिक है। इनके संवाद नाटक में कहीं दिखाई नहीं देते हैं। और पूरे कथानक में जो कथा वस्तु मोहन राकेश जी ने इसमें प्रस्तुत की है, उसका मुख्य विषय जो रहा है पारिवारिक विसंगति का चित्रण, स्त्री की मानसिक व्यथा, महत्वाकांक्षा की प्रवृत्ति, पति पत्नी के रिश्तों में कलहपूर्ण वातावरण, आर्थिक तंगी, स्त्री मन की अस्थिरता, पारिवारिक संवेदना का अभाव, आत्मीयता न होना, एक दूसरे के प्रति दोषारोपण की प्रवृत्ति इसके मुख्य विषय हैं। तो आइए शुरू करते हैं नाटक का मूल पाठ, जो कि पुरुष 1, पुरुष 2, पुरुष 3 तथा पुरुष 4 की भूमिकाओं में भी है। उम्र लगभग 49-50, चेहरे की शिष्टता में एक व्यंग्य, पुरुष 1 के रूप में वेशांतर पतलून कमीज, जिंदगी से अपनी लड़ाई हार चुकने की छटपटाहट लिए, पुरुष 2 के रूप में पतलून और बंद गले का कोट, अपने आप से संतुष्ट फिर भी आशंकित, पुरुष 3 के रूप में पतलून टी शर्ट, हाथ में सिगरेट का डिब्बा, लगातार सिगरेट पीता, अपनी सुविधा के लिए जीने का दर्शन पूरे हाव भाव में, पुरुष 4 के रूप में पतलून के साथ पुरानी काट का लंबा कोट, चेहरे पर बुजुर्ग होने का खासा एहसास, काइयापन, स्त्री, उम्र 40 को छूती, चेहरे पर यौवन की चमक और चाह फिर भी शेष, ब्लाउज और साड़ी साधारण होते हुए भी सुरुचिपूर्ण, दूसरी साड़ी विशेष अवसर की, बड़ी लड़की, उम्र 20 से ऊपर नहीं, भाव में स्थितियों से संघर्ष का अवसाद और उतावलापन, कभी कभी उम्र से बढ़कर बड़प्पन, साड़ी माँ से साधारण, पूरे व्यक्तित्व में एक बिखराव, छोटी लड़की, उम्र 12 और 13 के बीच, भाव स्वर, चाल हर चीज में विद्रोह, फ्रॉक चुस्त पर एक मोजे में सुराख, लड़का, उम्र 21 के आसपास, पतलून के अंदर दबी भड़कीली बुशर्ट, धुल धुल कर घिसी हुई, चेहरे से एक यहाँ तक कि हंसी से भी झलकती खास तरह की कड़वाहट, मध्य वित्तीय स्तर से ढहकर निम्न मध्य वित्तीय स्तर पर आया एक घर,
सब रूपों में इस्तेमाल होने वाला वह कमरा जिसमें उस घर के व्यतीत स्तर के कई एक टूटते अवशेष सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, कबर्ड और ड्रेसिंग टेबल आदि किसी न किसी तरह अपने लिए जगह बनाए हैं। जो कुछ भी है वह अपने अपेक्षाओं के अनुसार न होकर कमरे की सीमाओं के अनुसार एक और ही अनुपात से है। एक चीज का दूसरी चीज से रिश्ता तात्कालिक सुविधा की मांग के कारण लगभग टूट चुका है। फिर भी लगता है कि वह सुविधा कई तरह की असुविधाओं से समझौता करके की गई है, बल्कि कुछ असुविधाओं में ही सुविधा खोजने की कोशिश की गई है। सामान में कहीं एक तिपाई, कहीं दो एक मोड़े, कहीं फटी पुरानी किताबों का एक शेल्फ और कहीं पढ़ने की एक मेज कुर्सी भी है। गद्दे, पर्दे, मेजपोश और पलंगपोश अगर है तो इस तरह घिसे फटे या सिले हुए कि समझ में नहीं आता कि उनका न होना क्या होने से बेहतर नहीं था। 3 दरवाजे 3 तरफ से कमरे में झांकते हैं। एक दरवाज़ा कमरे को पिछले अहाते से जोड़ता है, एक अंदर से कमरे और एक बाहर की दुनिया से। बाहर का एक रास्ता अहाते से होकर भी है। रसोई में भी अहाते से होकर जाना होता है। पर्दा उठने पर सबसे पहले चाय पीने के बाद डाइनिंग टेबल पर छोड़ा गया अध टूटा टी सेट आलोकित होता है। फिर फटी किताबों और टूटी कुर्सियों आदि में से एक एक। कुछ सेकंड बाद प्रकाश सोफे के उस भाग पर केंद्रित हो जाता है जहां बैठा काले सूट वाला आदमी सिगार के कक्ष खींच रहा है। उसके सामने रहते प्रकाश उसी तरह सीमित रहता है, पर बीच बीच में कभी यह कोना और कभी वह कोना साथ आलोकित हो उठता है। देखिए, पूर्वार्ध जो इसका प्रारंभ है वो यहाँ से शुरू होता है। काले सूट वाला आदमी अंतर्मुख से सिगार की राख छाड़ता, फिर एक बार फिर से वही शुरुआत, जैसे कोशिश से अपने को एक दायित्व के लिए तैयार करके सोफे से उठ पड़ता है। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन हूँ और क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूँ, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी अपने में मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार है। कारण हर चीज का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ। सिगार के कश खींचता पल भर सोचता सा खड़ा रहता है। मैं वास्तव में कौन हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूँ वह यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं यहाँ से बाहर क्या हूँ, शायद अपने बारे में इतना कह देना ही काफ़ी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वह आदमी मैं हूँ। आप सिर्फ घूमकर मुझे देख लेते हैं, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कहाँ रहता हूँ, क्या काम करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता, और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूँ। इसलिए जहाँ इस समय मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आपसे और मुझ में बहुत बड़ी समानता है। यही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात इतनी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से एक व्यक्ति हूँ, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। कमरे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में टहलने लगता है। मैंने कहा था यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है,
इसका कारण भी यही है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती, मैं वहीं रहता। इसी तरह सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वह स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी इतना ही अनिश्चित बना रहता है और यह निर्णय करना इतना ही कठिन होता है कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी, उस स्त्री की, परिस्थितियों की, या तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। फिर दर्शकों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, सिगार में मुंह में लिए पल भर ऊपर की तरफ देखता है, फिर हाँ के स्वर में के साथ सिगार मुंह से निकालकर उसकी राख झाड़ता है। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक से में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूँ। हो सकता है यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, कुछ पंक्तियां हटा देने से, कुछ पंक्तियां बढ़ा देने से, या परिस्थितियों में थोड़ा हेर फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरे देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सकें इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इसी बीच कई बार होगी। हल्के अभिवादन के रूप में सिर हिलाता है, जिसके साथ ही उसकी आकृति धीरे धीरे धुंधलाकर अंधेरे में गुम हो जाती है। उसके बाद कमरे के अलग अलग कोने एक एक करके आलोकित होते हैं और एक आलोक व्यवस्था में मिल जाते हैं। कमरा खाली है। तिपाई पर खुला हुआ हाई स्कूल का बैग पड़ा है, जिसमें आधी कॉपियां और किताबें बाहर बिखरी हैं। सोफे पर दो एक पुराने मैगजीन, एक कैंची और कुछ कटी अधकटी तस्वीरें रखी हैं। एक कुर्सी की पीठ पर उतरा हुआ पजामा झूल रहा है। स्त्री कई कुछ संभाले बाहर से आती है। कई कुछ में कुछ घर का है, कुछ दफ्तर का, कुछ अपना। चेहरे पर दिन भर के काम की थकान है और इतनी चीज़ों के साथ चलकर आने की उलझन। आकर सामान कुर्सी पर रखती हुई वह पूरे कमरे पर एक नज़र डालती है। स्त्री थकान निकालने के स्वर में, ओहो, कुछ हताश भाव से, फिर घर में कोई नहीं। अंदर के दरवाजे की तरफ देखकर, किन्नी होगी ही नहीं, जवाब कहाँ से दे। तिपाई पर पड़े बैग को देखकर, यह हाल है इसका। बैग की एक किताब उठाकर फिर फाड़ लाई एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज कहाँ से पैसे आ सकते हैं नई किताबों के लिए। सोफे के पास आकर, और अशोक बाबू यह कमाई करते हैं दिन भर। तस्वीर उठाकर देखती है। एलिजाबेथ टेलर, हाइड्रे हेबर्न, शर्ले मैकलेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। तस्वीरें वापस रखकर बैठने लगती है कि नज़र झुलते पजामे पर जा पड़ती है। उस तरफ जाती, बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर गए हैं। पजामे को मरे जानवर की तरह उठाकर देखती है और कोने में फेंककर फिर एक झटके के साथ उसे टहाने लगती है। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। पजामे कवर्ड में रखने की से पहले डाइनिंग टेबल पर पड़े चाय के सामान को देखकर और खींच जाती है। पजामे को कुर्सी पर पटक देती है और प्यालियां वगैरह ट्रे में रखने लगती है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन रसोई घर में छोड़ आए, मैं ही आकर उठाऊं तो उठाऊं। ट्रे उठाकर अहाते के दरवाजे की तरफ बढ़ती ही है कि पुरुष एक उधर से आ जाता है। स्त्री ठिठक कर सीधे उसकी आंखों में देखती है, पर वह उससे आंखें बचाते पास से निकलकर थोड़ा आगे आ जाता है। पुरुष एक, आ गई दफ्तर से? लगता है आज बस जल्दी मिल गई। स्त्री ट्रे वापस मेज पर रखती है। यह अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो कोई घर पर दिखे ही नहीं। कहाँ चले गए थे तुम? पुरुष एक, कहीं नहीं, यहीं बाहर था, मार्केट में। स्त्री उसका पजामा हाथ में लेकर, पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का, रोज आने पर 50 चीजें यहाँ वहाँ बिखरी मिलती है। पुरुष एक हाथ बढ़ाकर, लाओ मुझे दे दो। स्त्री पजामे को झाड़कर फिर से तहाती हुई, अब क्या दे दूं?
पहले खुद भी तो देख सकते थे। गुस्से में कबर्ड खोलकर पजामे को जैसे उसमें कैद कर देती है। पुरुष एक फालतू सा इधर उधर देखता है, फिर एक कुर्सी की पीठ पर हाथ रख देता है। कबर्ड के पास आकर ट्रे उठाती। चाय किस किसने पी थी? पुरुष एक अपराधी स्वर में, अकेले मैंने। स्त्री, तो अकेले के लिए क्या जरूरी था पूरी की पूरी ट्रे लेना? किन्नी को दूध दे दिया था? पुरुष, वह मुझे दिखी ही नहीं अब तक। स्त्री ट्रे लेकर चलती है। दिखे तब न जो घर पर रहे कोई। अहाते के दरवाजे से होकर पीछे रसोई घर में चली जाती है। पुरुष एक लंबी हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। स्त्री पल्ले के साथ हाथ पहुंचती रसोई घर से वापस आती है। पुरुष एक, मैं बस थोड़ी देर के लिए ही निकला था बाहर। स्त्री, और चीज़ों को समेटने में व्यस्त। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए निकले थे। वह आज फिर आएगा, अभी थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। पुरुष एक हाथ रोककर, कौन आएगा? सिंघानिया? स्त्री, उसे किसी के यहाँ खाना खाने इधर आना है, 5 मिनट के लिए यहाँ भी आएगा। पुरुष एक फिर उसी तरह हूं के साथ कुर्सी को झुलाने लगता है। मुझे यह आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी, कितनी बार कह चुकी हूँ। पुरुष एक कुर्सी से हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, तुम ही ने कहा होगा उससे आने के लिए। स्त्री, कहना फर्ज नहीं बनता मेरा, आखिर मेरा बॉस है। पुरुष एक, बॉस का मतलब यह थोड़ी ही है ना कि तुम ज्यादा जानते हो, काम तो मैं ही करती हूँ उसके माथत। पुरुष एक फिर से कुर्सी को झुलाने को होकर एकाएक हाथ हटा लेता है। पुरुष एक, किस वक्त आएगा? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। पुरुष एक छल्ले हुए स्वर में, यह अच्छा है। स्त्री, लोगों को तो ईर्ष्या है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। कैंची, मैगजीन और तस्वीरें समेटकर पढ़ने की मेज की दराज में रख देती है। किताबें बैग में बंद करके उसे एक तरफ सीधा खड़ा कर देती है। पुरुष एक, तो लोगों को भी पता है वह आता है यहाँ। स्त्री एक तीखी नज़र उस पर डालकर, क्यों, बुरी बात है? पुरुष एक, मैंने कहा है बुरी बात है? मैं तो बल्कि कहता हूँ अच्छी बात है। स्त्री, तुम जो कहते हो उसका यह सब मतलब समझ में आता है मेरी। पुरुष एक, तो अच्छा यही है कि मैं कुछ न कहकर चुप रहा करूं। अगर चुप रहता हूं तो? स्त्री, तुम चुप रहते हो और न कोई। अपनी चीजें कुर्सी से उठाकर उन्हें यथास्थान रखने लगती है। पुरुष एक, पहले जब जब आया है वह, मैंने कुछ कहा है तुमसे? नाटक के कथानक को आगे बढ़ाने के लिए हम नया वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नाटक का वाचन कैसा लगा। धन्यवाद।